हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते, हर चुनौती का सामना करते, देश की रक्षा में जिनका हर पल समर्पित है, ऐसे हैं हमारे आज के मेहमान। कारगिल वॉर हो या एंटी नक्सल ऑपरेशन या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को निकालना, इन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और हर ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। दोस्तों, आज हम बहुत गर्व के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड विनर और शौर्य चक्र से सम्मानित विंग कमांडर शाकुल त्यागी जी से। शाकुल त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने समय निकाला और आप हमारे रेडियो द्वारका में आए। तो कैप्टन सर, आपको जैसे मालूम ही है, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। तो आप तो अभी भी काम कर रहे हैं, आप लगातार अभी भी जॉब में हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर इंडियन एयरफोर्स, फिर बीएसएफ और अब कमर्शियल पायलट है, इसे कैसा रहा? सब लोगों की तरह मेरा भी सफर में जो है बहुत सारे मेमोरीज हैं जो अच्छी हैं, जो शायद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा वर्किंग लाइफ से तो मुझे याद आएंगी अविस्मरणीय जो हैं सिचुएशंस जो हमने देखी पहले एयरफोर्स में। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। एयरफोर्स में मैंने एज अ हेलीकॉप्टर पायलट काम किया और मैं मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ाता था और मेरा सौभाग्य रहा कि मी-17 उड़ाते समय मैंने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जिसमें बहुत सारे लोगों की जान हम लोग बचा पाए। और दूसरा सौभाग्य ये रहा कि 1999 में कारगिल ऑपरेशंस के समय पे ऑप सफेद सागर में मैंने पार्टिसिपेट किया और एनिमी टारगेट्स के ऊपर लाइव फायरिंग करी, जो शायद बहुत ही सौभाग्यवान सैनिकों को ये अवसर मिलता है। और उस चीज के लिए मुझे मेंशन इन डिस्पैचेस जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है वो उस समय मिला था। एक पर्टिकुलर रेस्क्यू ऑपरेशन का मैं यहाँ पे जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। 1998 में मालपा गांव में लैंडस्लाइड आया था और ये जो है धारचूला के पास है। ये सड़क वो है जहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्री जो हैं इससे जाते थे और वो यात्रा पूरी करके आते थे। आपकी स्मृति में यदि हो तो उस लैंडस्लाइड में प्रतिमा गौरी बेदी जी का भी निधन हुआ था और करीब 400-450 श्रद्धालु जो थे वो मारे गए थे। और उसके पीछे, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़क वगैरह बंद हो गई थी, तो उसके पीछे तिब्बत की तरफ 4 दस्ते फंसे हुए थे। हर दस्ते में करीब 120 लोग थे। उनको राशन पानी और रसद उनके पास कम थी और यदि उनको समय पे रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद उनमें से भी बहुत सारे लोग हताहत हो जाते। तो ये काम भी उस समय वायुसेना को दिया गया था और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस ऑपरेशन का हिस्सा था और हमने 2 दिन के अंदर ही फंसे हुए 600 श्रद्धालु लोगों को वहां से निकाला था। तो ये सब अविस्मरणीय जो एक्सपीरियंसेस हैं जीवन के, ये सब वायुसेना ने दिए। जो कुछ भी मैं आज हूँ वो वायुसेना की ही बदौलत हूँ। तो बहुत कुछ सीखा, अनुशासन सीखा, समय पे आना जाना सीखा और लोगों की मदद करना सीखा। तो जो वायुसेना का सफर था उसने ये सब कुछ सिखाया। उसके बाद पारिवारिक कारणों से मैंने वायुसेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और मैंने पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी ज्वाइन की और वहां से मुझे बीएसएफ पे ऑन डेपुटेशन भेजा गया। मैं बीएसएफ के जहाज उड़ाता था 3 साल और वही कहते हैं कि यू कैन टेक अ फौजी आउट ऑफ फौज।
बट यू कैन नॉट टेक फौज आउट ऑफ अ फौजी। तो मुझे वहां पे भी एट होम लगा, मैं वही सब काम दोबारा से करने लगा जो मैं वायुसेना में करता था। और उस समय हम लोग नक्सल ऑपरेशंस करते थे। नक्सल की समस्या एकदम पीक पर थी 2009, 10, 11 में। और आए दिन जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ के ऊपर हमले होते थे, नक्सल हमले हुआ करते थे। तो हमारा काम वहां भी यही था कि जो लोग उन हमलों में घायल हैं उनको हम निकाल के लाते थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन में हमने रात के समय में घायल कमांडोज को निकाला था लाइव एनकाउंटर साइट से, जहां पे हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई थी। तो उस ऑपरेशन से निकाले गए सारे लोग मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जीवित हैं। और उसके रिजल्ट में मुझे 2012 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया। तो ये मेरी जर्नी रही। उसके बाद पवनहंस छोड़ करके मैं स्पाइसजेट में आया और वहां मैंने 2 साल एयरलाइन में काम किया। अब मैं वापस हेलीकॉप्टर उड़ाता हूं और अब मैं वीआईपी चार्टर फ्लाइंग करता हूं पिछले 5-6 वर्षों से। तो यही मेरे जीवन की जो जर्नी है वो रही है जी। और अभी रिटायरमेंट में 4-5 साल अभी भी बाकी है। तो वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि आपकी जर्नी तो डे एंड नाइट हर वक्त का ही है और आपका लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी नाम है। हाँ जी, 2014 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि ये जो शौर्य चक्र मुझे मिला था ये एज अ कैप्टन मिला था, एज अ सिविलियन मिला था। तो आई एम द फर्स्ट सिविलियन कॉमर्शियल पायलट in this country to have received a gallantry award from the President of India. So उसकी वजह से वो नाम वहाँ पे आया जी। कैप्टन सर, वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आप हमारे साथ हैं। तो हम वो कुछ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और आपने लाइफ में तरह तरह का, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी किया, बीएसएफ भी किया और कमर्शियल पायलट भी, तो आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वाकई में एक ओल्ड एज की तैयारी आदमी को करके रखनी चाहिए, और आपने कैसे की हुई है? हाँ जी, इस प्रश्न के 4 पहलू हैं जी। जब व्यक्ति एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाता है तो पहला पहलू ये है कि द लॉस ऑफ एन एक्टिव जॉब एंड स्टेटस। तो वो एक सबसे पहली स्ट्राइकिंग चीज है जो आपको आकर के हिट करती है कि कल से जो है आपको ऑफिस नहीं जाना है, जो आपका सोशल दायरा है वो समाप्त हो चुका है और अब जो है आप सामाजिक तौर पे जो है एक तरह से कट गए हैं। ये फीलिंग मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे आई थी जिस दिन एयरफोर्स से मेरा आखिरी दिन था। तो आखिरी बार मैंने अपनी वर्दी पहनी जो मैं पिछले 18-20 साल से पहन रहा था, और अगले दिन सुबह जब मैं उठा और वो वर्दी टंगी हुई थी अलमारी में और मैंने उसकी तरफ देखा तो अंदर जो शून्यता का भाव आया कि अब आगे क्या, क्योंकि व्यक्ति जो है एक वातावरण में समा जाता है, उसी में अपना सारा समय लगाता है। तो एक ये बहुत बड़ा कोपिंग बिंदु तो है। आपको उसी वक्त ही लगा कि आपने कुछ और करना, या आपने पहले से सोचा हुआ था कि मैं जब यहाँ से रिटायर होऊंगा तो मैं आगे क्या करूंगा? नहीं जी, उस समय मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी। लेकिन जब वो शून्यता का एहसास हुआ, और मैं उस समय इतना बूढ़ा भी नहीं था तो मैंने दोबारा से नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। पवनहंस में मुझे नौकरी मिल गई एयरफोर्स की एक बदौलत, और वहां पे मैं फॉर्चुनेट था कि पहले 3 साल मुझे वैसा ही काम करने को मिल गया जैसा मैं करता आ रहा था। तो मेरा जो ट्रांजिशन था वो बड़ा स्मूथ हुआ। अब जो है
अब यहाँ से जब रिटायरमेंट होगी तो वो उसके आगे तो दूसरा काम है नहीं। तो ये जो लॉस ऑफ स्टेटस का जो कोपिंग है, ये व्यक्ति केवल एक ही तरह से पूरा कर सकता है कि उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करे, या तो आप अपनी कोई कंस्ट्रक्टिव हॉबीज बना लें, जैसे लेखन का कार्य है, या बच्चों को पढ़ाने का कार्य है, या और कोई भी सामाजिक कार्य है जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को लगा दें, तो आपको शून्यता का एहसास नहीं होगा। देन द ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो आपका ये मानना है कि जो आफ्टर रिटायरमेंट कहिए या ओल्ड एज की तैयारी के लिए हमें पहले से ही प्लान करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन हो गए तब सोचना शुरू। ज्यादातर लोग जो हैं वो केवल फाइनेंशियल प्लानिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। अब मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। यदि आपके पास बहुत सारे पैसे भी हों पर आप अकेले रहते हों तो बहुत जल्दी जो है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस वजह से ये जरूरी है कि हम अपने आप को समाज से जोड़ के रखें किसी भी कैपेसिटी में, जो भी हमें अच्छा लगता हो, चाहे वो समाज सेवा है, चाहे वो जैसे मैंने कहा लेखन का कार्य है, या कोई भी और कार्य हो जिससे हम समाज से जुड़े रहें, रेलिवेंट बने रहें, तो उससे हमारे जीवन में वो शून्यता नहीं आती है। हमें एक लाइफ का पर्पस जो है वो मिलता रहता है। दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। हमारा ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा पैसा बहुत है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद और जैसे से ओल्ड एज आपकी आ रही है तो आपकी अर्निंग तो खत्म हो गई है, और पेंशन भी कई बार मतलब आम जनता सिविलियंस में तो मिलती है, कुछ को नहीं मिलती और इतनी नहीं होती जिससे पूरा गुजारा हो सके। बिल्कुल ठीक बात। तो अपने फाइनेंसेस को क्या आपके राय में पहले से ही कंट्रोल करना और सोचना उसके बारे में जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। ये तो जो है पुराने समय से लोग कहते आए हैं कि जो कुछ भी आप कमा रहे हैं उसका जो 30% है वो अपने बुढ़ापे के लिए रखें। तो यदि हमने पूरा जीवन ये किया है तो जब तक हम 60 साल के हो गए हैं तो हमारे पास इतना इकट्ठा हो जाता है कि हम अपनी बची हुई जीवन जो है उसको आराम से बिता सकें। पर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लोगों के बच्चों की शादियां हैं, कुछ पारिवारिक लोगों में पढ़ाई लिखाई है, कुछ बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस सेविंग को कम कर देती हैं, घटा देती हैं। पर फिर भी उस ध्येय को व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन ये जो आय का स्रोत है ये बंद होने वाला है, और उसके बाद मैं शायद 20 साल रहूं, 25 साल रहूं, 30 साल रहूं, जैसा ईश्वर चाहे। तो वो उन वर्षों के लिए क्या मेरे पास इतना धन है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो हमारे समाज में पहले ये मान्यता थी कि ठीक है बुढ़ापे में जो है, क्योंकि हमने बच्चों को देखा है, उनको पाला है, तो बुढ़ापे में वो हमें ओवर हो गई। तो वो मान्यता जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा समाज जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा चुका है, तो यहाँ पे तो ईच मैन ऑन हिज ओन है। तो जितनी जल्दी हमारे जैसे लोग इस चीज को समझ जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि हाँ यदि आपके बच्चे आपका ख्याल रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से ये अपेक्षा ना रखें कि वो आपके फाइनेंशियल बर्डन को आपकी ओल्ड एज में सहेंगे या देखेंगे। तो कहने का सार सिर्फ इतना ही है कि जब तक हम काम कर रहे हैं हमें कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर बचा के रखना चाहिए। जी कैप्टन सर, आपने जैसे अभी बताया बीमारियां हो जाती हैं, तो क्योंकि एज के साथ धीरे धीरे शरीर तो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो आनी है, तो उसके लिए स्टार्टिंग से ही क्या कुछ एक्सरसाइज या कुछ इस तरह सोचना जरूरी है, या लेट द टाइम एंड विल सी? हाँ जी, अब एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि रिटायरमेंट के 4 आयाम हैं। तो पहले 2 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं जी। एक तो लॉस ऑफ सोशल स्टेटस हुआ, दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ,
तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, एंड चौथा है मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम फिजिकल हेल्थ पे बात करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, जब हम जवान होते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता कि फिजिकल हेल्थ कितनी जरूरी है। हम बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, और कोई बीमारी होती है तो क्योंकि शरीर जवान रहता है वो जल्दी से उस बीमारी का निदान कर लेता है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाता है वो हमें ये रियलाइज खुद ही होने लगता है कि वही बीमारी जो 3 दिन में या 4 दिन में ठीक हो जाया करती थी, अब उसको 1 महीना लगता है। और उसके बाद भी वीकनेस, और उसके बाद जो है हम कभी भी शारीरिक तौर पे वैसा नहीं रिकवर कर पाते जैसा था, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी एक दिनचर्या बना के रखें, और कम से कम 50 साल के ऊपर तो जितने भी व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से सभी को अभी तक जो भी करते आए हों, मैं तो खैर फोर्सेस से हूं तो मेरा लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी जो भी लोग करते आए हों उनको थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है कि अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से या तो सुबह सैर करने जाएं, या यदि आपके आसपास कोई योगा का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और करते रहें, क्योंकि जब तक शरीर चलता रहेगा तब तक वो स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर के साथ ही हम जीवन को भोग सकते हैं। तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ का। और कैप्टन, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि अगर हमारे पास फाइनेंसेस भी है, सेहत भी है और सोशल लाइफ भी कुछ बनी हुई है, लेकिन एक होता है लोनलीनेस, एक होना मेंटल हेल्थ जो होती है, क्योंकि सब कुछ है लेकिन आप अकेले हैं, बच्चे बाहर चले गए या अपने जिंदगी में बिजी हैं, आपके साथी जो थे वो भी कहीं कहीं जाके सेटल हो गए और आप अकेले रह गए। तो उस अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए? और उसके लिए आपको लगता है, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज होती है ऐसे ही अकेलापन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कई बार देखा गया सब लोग हैं फिर भी आप कमरे में एक अकेले बैठे, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, तो उससे कैसे निजात पाई जाए? मैडम, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये एक्चुअली हमारे समाज में एक महामारी की तरह फैल चुका है। इट इज अ एपिडेमिक टुडे। मेंटल हेल्थ इज नॉट एन आइसोलेटेड केस, इट इज अ एपिडेमिक। एंड वो खाली बूढ़े लोग ही नहीं, जवान लोग, यंग लोग, हर तरह लाइफ के हर स्टेज के व्यक्ति में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे स्टूडेंट्स में आते हैं, कोप नहीं कर पाते हैं, मिड लाइफ में आते हैं क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, कभी कभी दैट फाइनेंशियल स्ट्रेचिंग रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ जॉब। तो अगेन मेंटल हेल्थ इश्यूज का बहुत बड़ा कारण बनता है। मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और क्योर नहीं करेंगे तो आप डीप डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है, आप अपने जीवन से ही निजात पाना चाहेंगे, जो आजकल हो रहा है। बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे कैसे लड़ा जाए और कब से? सीनियर ये तो मैडम एक ऐसी चीज है जो हमें सामाजिक स्तर पर भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है शुरू से ही। तो यदि आप ये कहें कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि आप ये कहें कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूं और मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो जो आपके साथ रहने वाले आपके परिवार के लोग हैं वो भी आप पे आंखें उठाने लगते हैं कि क्या ये आदमी सही में ठीक है, या मतलब जिसको कहते हैं कि भाई ये हिल तो नहीं गया है। तो ये अप्रोच जो है, ये हमारी जैसे जैसे हमारी सोसाइटी वेस्टर्नाइज हो गई है, तो ये अकेलापन तो सभी के लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी घर से बाहर रहते हैं, वो अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं,
और ये इश्यूज सभी के साथ होते हैं। लेकिन इसको कैसे हम ओवरकम करें? क्या अपने आप को कहाँ से जोड़ें, क्या करें कि इसको अकेलापन ना हो? देखिए, मैं इस बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ लेमैन सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, वो है एक तो आप समाज में अपने आप को रेलेवेंट बना के रखिए। आपकी कंपनी जरूर होनी चाहिए। यदि आपके साथ वाले जा चुके हैं, बहुत ओल्ड एज में ऐसा होता है, जो लोग 80-85 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, उनको रियलाइज होता है कि उनके साथ वाले ज्यादातर तो जा चुके हैं। वो एक डिप्रेशन का कारण है। अब इस सिचुएशन से निकलने का केवल एक ही तरीका है कि आप जो है यंग दोस्त बना लीजिए। आपको नहीं, ये जो है, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक MBA ज्वाइन किया था जब मैं 40 वर्ष की उम्र में था, और मेरी क्लास में ज्यादातर लोग जो थे वो 20 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चे थे। तो ये मेरा अनुभव है कि जब आप यंग लोगों के साथ बैठते हैं या उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो आप अपने आप को मानसिक तौर पर जवान ही महसूस करते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दी है। तो ये सिर्फ सोचने समझने का तरीका है जी। यदि हम ये सोच लें कि मुझे इररेलेवेंट नहीं होना है, अपनी आखिरी सांस तक मुझे रेलेवेंट रहना है, समाज को कुछ देना है, और मुझे इन बंधनों में नहीं बंधना कि मेरे साथ वाले चले गए या मेरी पत्नी छोड़ के चली गई या मेरे बच्चे नहीं रहते साथ में। कोई बात नहीं, आपके आसपास बहुत सारा समाज रहता है। आप किसी तरीके से अपने आप को उनके लिए रेलेवेंट बना दीजिए, तो वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज मेरे हिसाब से नहीं आएंगे जी। मैं वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में। आपने तो बहुत ही अच्छी सलाह दी है। मेरी पर्सनल राय है। तो कैप्टन त्यागी, आपने बहुत ही अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए और बहुत अच्छी बातें बताई, और जो लास्ट की टिप है ये तो बहुत ही रेलेवेंट है। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे दर्शकों को अगर कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जी, एक बहुत बड़ी समस्या से जो है हमारी जनरेशन जूझ रही है जी, जो अभी रिटायरमेंट के कगार पे खड़ी है या रिटायर हो चुकी है, और वो है कि टेक्नोलॉजिकल गैप इतना ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग विद सच ग्रेट पेस कि द सीनियर सिटीजन्स आर नॉट एबल टू कोप। जैसे हमारे, आई एम श्योर आपको भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि जैसे हमारे बच्चे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैंडल कर लेते हैं, और जिस तरीके जिस दक्षता पे से वो कंप्यूटर पे या आईपैड पे या बैंकिंग सिस्टम्स में काम कर लेते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो वो सीखने की उम्र है, लर्निंग कर्व है, वो जा चुका है, और हमको थोड़ा समय लगता है उन चीजों को ग्रास्प करने में। तो मेरा तो यही संदेश है कि जो हमें नहीं आता, हम अपने बच्चों के सामने हाथ खड़ा कर दें और कह दें भाई हमें नहीं आता, हमें सिखा दो। तो ये, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, पर रेलेवेंट रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा आजकल सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत सारे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वो लोग इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें चीजों की ग्रास्प नहीं है, चीजों का अंदाजा नहीं है। तो सॉफ्ट टारगेट सीनियर सिटीजन ही बनते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई यंग 30-35 साल के बच्चे को या बच्ची को किसी ने साइबर ठगी का शिकार बनाया हो। तो ज्यादातर केसेस सीनियर सिटीजन्स के ही आते हैं। कैप्टन त्यागी, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, वी आर रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, आपने सुना, देखा और समझा। कैप्टन त्यागी ने अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, सुन के वो लाजवाब है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।